हर्ष मंदर सर हैं, आप सभी लोग उनसे वाकिफ हैं। सर लगातार कम्युनलिज्म के खिलाफ कारवां मोहब्बत का कैंपेन में काफ़ी एक्टिव रहे हैं। आप सभी लोग जानते हैं दिल्ली राइट्स में सुप्रीम कोर्ट में जो पिटीशन गई थी उसमें सर रहे, और तमाम चीज़ें गवर्नमेंट के बहुत सारे एजेंसीज में एडवोकेसी ग्रुप में सर रहे हैं। सर सबसे पहले मैं हर्ष मंदर सर को बुलाना चाहेंगे कि सर इस पे बात रखें और हम लोग सुनेंगे। साथियों जिंदाबाद। कम लोग इकट्ठा हुए हैं, ये मैं देख रहा हूँ, लेकिन आप लोग इस बात पर चिंतित हैं, इससे मुझे मेरे मन में उम्मीद भी बढ़ती है और एक यकीन कि सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ है। 22 जनवरी को देश के प्रधानमंत्री एक आलीशान मंदिर के भवन की स्थापना में ऑलमोस्ट जैसे प्रमुख पुजारी भी थे और सब कुछ थे, वो देश के प्रधानमंत्री। अगर वो शायद सिर्फ एक धार्मिक स्थल होता, एक मंदिर होता, तो वो अपने आप में गंभीर बात होती कि क्या प्रधानमंत्री की ऐसी भूमिका है कि वो मंदिर की स्थापना में औपचारिक तौर पे अपनी ऑफिशियल स्टेटस इस्तेमाल करते हुए वहाँ होना चाहिए था या नहीं। लेकिन सवाल सिर्फ एक मंदिर का नहीं था, सवाल ये था कि एक ऐसा मंदिर जो एक बड़े भीड़ के माध्यम से एक मस्जिद को गिराने के बाद उस जगह में मंदिर बनाया गया। उस मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में प्रधानमंत्री जाते हैं। कुछ 1-2 दिन बाद जो कैबिनेट ने एक रेजोल्यूशन पास किया। रेजोल्यूशन क्या था? रेजोल्यूशन ये था कि ये देश 1947 में सिर्फ इस देश का शरीर आज़ाद हुआ, इस देश की आत्मा, उनका कहना है कि 22 जनवरी 2024 में ही इस देश की आत्मा आज़ाद हुई। मेरा जहाँ तक देश है, उस देश की आत्मा कब आज़ाद हुई उसके बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मेरी देश की आत्मा आज़ाद 1947 में हुई। उस वक्त में मैं भी पैदा नहीं हुआ था, लेकिन हम जानते हैं कि बंटवारा का वक्त था। 10 लाख लोग, हिंदू मुस्लिम सिख, एक दूसरे के कत्लेआम में कत्लेआम चल रहा था। खून की नदियां बह रही थीं, उधर से लाशों से भर के ट्रेन भर के आ रहे थे, इधर से लाश भर के ट्रेन उस तरफ जा रहे थे। धर्म के नाम पे एक देश की स्थापना हो गई थी पाकिस्तान। लगभग 1.5 करोड़ लोग बेवतन हुए, उसमें मेरा अपना परिवार भी शामिल है, जो रावलपिंडी में रहते थे और वहाँ से उजड़ के यहाँ आए। उस वक्त हम भारत के लोगों को तय करना था कि हम कैसा देश बनाएंगे।
कि किसका देश होगा, ये किसका देश नहीं होगा, और इस देश में रहने का या इस देश के नागरिक होने के शर्त क्या होंगे। और बहुत सारे एक विचारधारा के लोग कहते थे कि उनका तथाकथित उनका पाकिस्तान बन गया है मुसलमानों का, तो भारत जो बना है ये हिंदुओं का देश होना चाहिए। जब तिरंगा इस शहर में पहली बार नेहरू जी ने चढ़ाया था, गांधी उस वक्त में दिल्ली में नहीं थे। कहाँ थे? गांधी जी उस वक्त कलकत्ता में थे, क्योंकि कलकत्ते में ये नरसंहार बहुत ही उग्र रूप लिया हुआ था और कत्लेआम का ख़त्म होने का नामो निशान नहीं था। तो उन्होंने कहा कि वो वहाँ गए, उन्होंने शांति लाने की कोशिश की, बहुत लोगों को समझाया। जब लोग नहीं माने, नहीं समझे, तो उन्होंने कहा कि मैं उपवास पे जाऊंगा, और जब तक आखिरी हाथ जो मारने के लिए, हिंसा के लिए जो उठाया गया है, वो आखिरी हाथ नीचे नहीं आएगा, तब तक मैं एक अनाज नहीं खाऊंगा। लोग बताते हैं वहाँ की बातें कि कोई सोच नहीं सकता था कि वो हिंसा ख़त्म होगी, लेकिन पहले दिन, दूसरे दिन, जैसे दिन निकलने लगे, हिंसा भी थमती गई, थमती गई। एक कहानी बताई जाती है कि जब वो उपवास पे थे, तो एक आदमी, एक हिंदू आदमी, बहुत आक्रोश में, बहुत दुख में वो पहुँचे और उन्होंने गांधी जी को कहा कि जो आप कर रहे हैं बहुत गलत कर रहे हैं। और गांधी जी ने कहा क्यों? तो उन्होंने कहा कि मेरा एक बच्चा था, इतना छोटा, उस बच्चे को मुसलमानों के भीड़ ने उसका कत्ल किया। किस तरह से मेरे दिल में जो आग है, मैं उस आग को कैसे बुझाऊं? मेरा जो दर्द है, उस दर्द पे मैं काबू कैसे पाऊं? तो गांधी जी ने उनको जवाब दिया कि मैं आपका दुख, आपका दर्द, आपका आक्रोश, ये सभी कुछ समझ रहा हूँ, लेकिन उससे काबू पाने के लिए मैं एक रास्ता बताता हूँ। तो गांधी ने कहा कि एक ऐसा बच्चा ढूंढिए, इतना छोटा, एक मुस्लिम बच्चा, जिसके माँ बाप को हिंदुओं की भीड़ ने जिनको कत्ल कर दिया है, उस बच्चे को तुम गोद ले लो, अपना बेटा मानो, और अपने ही मज़हब, उसके ही अपने मज़हब में ही उसको बड़ा करो, तो शायद तुम्हारे दिल में जो दर्द है वो कुछ कम हो सकेगा। तो ऐसे दिन बीतते गए और गांधी जी की कोशिशों से पूरी हिंसा ख़त्म हुई और कलकत्ता पूरी तरह से शांत हुआ। लॉर्ड माउंटबेटन उस वक्त वाइसरॉय थे। उन्होंने कहा कि जो मेरे 55,000 सशस्त्र सैनिक पंजाब में नहीं कर पाए, ये एक इंसान ने अपने दिल के, अपने मोहब्बत के मजबूती से पूरी तरह से वो शांति ला पाए कलकत्ते में। मेरे देश की आत्मा तब आज़ाद हुई। दिल्ली वो लौटे, उनका ये फैसला था कि इसके बाद वो पाकिस्तान जाएंगे, वो भी बिना वीज़ा के, और इसी तरह की कोशिश वहाँ भी वो करेंगे। लेकिन जब वो दिल्ली पहुँचे तो दिल्ली में उन्होंने देखा कि शरणार्थी, जिसमें मेरा अपना परिवार का भी शामिल थे, बहुत बड़ी मात्रा में जो रेफ्यूजी कैंप्स में वो लोग इकट्ठा थे, उनके दिलों में बहुत वही गुस्सा था, आक्रोश था।
और यहाँ पे शांति लाने की उनकी कोशिशें रही। उनकी हत्या के बस 2 हफ्ते पहले एक आखिरी उनका उपवास रहा। उस उपवास के पीछे उनकी मांगें क्या थी? कोई भी, आप लोग सब पढ़े लिखे हैं, कोई बताए मुझे क्या उनकी मांगें थी। एंड गांधी जी कॉल्ड इट हिज लास्ट बट ऑल्सो हिज नॉट हिज लास्ट, ही डिडंट नो इट वुड बी हिज लास्ट, बट ही कॉल्ड इट हिज ग्रेटेस्ट फास्ट। तो क्या मांगें थी? एक इज रिलेटिवली वेल नोन के जो खजाने का हिस्सा था जो पाकिस्तान को जाना था, वो अगर नहीं जाता तो पाकिस्तान बैंकक्रप्ट हो जाता। तो गांधी ने कहा कि भाई अलग हो सकते हैं लेकिन भाई फिर भी भाई ही होते हैं और बंटवारे का हिस्सा उनको मिलना चाहिए। लेकिन उनकी दूसरी मांग कोई आज याद करना बहुत ज़रूरी है। क्या हुआ था उस वक्त? जो शरणार्थी अपने वही बेवतन हुए थे, हिंसा, बहुत ज़्यादा हिंसा के शिकार होने के बाद वो यहाँ पहुँचे थे। तो जो कनॉट प्लेस में जो मस्जिद है, मेहरौली में जो दरगाह है, यहाँ से बहुत दूर नहीं, उनमें जाके लोग, हिंदू महासभा के लोग ज़बरदस्ती वहाँ उन्होंने मूर्तियाँ डाली और कहा कि अब यहाँ कोई मस्जिद और दरगाहें नहीं रहेंगी, सभी को हम मंदिरों में बदल देंगे। तो गांधी जी का जो ये आखिरी उपवास था, उनकी ये मांग थी कि हम बहुत इज़्ज़त के साथ अपने मुस्लिम भाइयों और बहनों को उनकी मस्जिदों, दरगाहों वापस करेंगे। और उसका कारण क्या उन्होंने बताया? उसका कारण उन्होंने ये कहा कि ही सेड नो ट्रू प्लेस ऑफ वर्शिप कैन बी बेस्ड ऑन डिसरिस्पेक्ट और डेसिक्रेशन ऑफ अनदर रिलीजन। कि आप मतलब अगर एक कोई धार्मिक स्थल, वास्तविक रूप में धार्मिक स्थल है, वो किसी और धर्म के अपमान के बुनियाद पर अगर आप एक धार्मिक स्थल बनाएंगे तो वो एक धार्मिक स्थल है ही नहीं। एंड फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू देयर कैन बी नो डाउट दैट ही वुड नेवर हैव रिगार्डेड द टेम्पल दैट इज बीइंग बिल्ट इन अयोध्या टू बी अ ट्रू टेम्पल ऑफ गॉड। तो ये उनकी मांग थी। और उस वक्त इतना ज़्यादा आक्रोश था पूरे हमारे पूरे शहर में, देश में, कि इवन नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना आज़ाद, सब ने उनको राय दी कि ये वक्त वो वक्त नहीं है जब आप ये मांगे उठाएं। और गांधी जी का जवाब था कि यही वक्त है, यही वक्त है। और इरफान हबीब ने, he was in fact alive and a witness at this time, he was about 19 years old. इरफान हबीब बताते हैं कि पहले दिन दिल्ली के सड़कों पे 10,000 लोग निकले उनकी इन मांगों के समर्थन में। 5वें दिन तक 1 लाख लोग दिल्ली के सड़कों में निकले गांधी जी की इन मांगों को मानते हुए। एंड ऑल हिज डिमांड्स वर एक्सेप्टेड। 100 organizations including RSS and Hindu Mahasabha came, they signed, they gave a declaration that the right of Muslims to worship and to live in this land as equal citizens will be respected. Gandhi ji ended his fast और 2 हफ्तों के बाद इसी विचारधारा के लोगों में से एक ने उनकी हत्या की। मेरा देश, मेरे देश की आत्मा उस वक्त आज़ाद हुई। और आज जिस मोड़ पे हमारा देश पहुंचा है, मुझे लगता है कि उन सारे मोड़ों पे उस तरह का प्रहार हो रहा है। इट इज़ अ टाइम व्हेन वी द पीपल ऑफ इंडिया, you and I,
हैव टू मेक अ चॉइस, एवरी वन ऑफ अस, कि हम कैसा देश, आप लोग नौजवान हैं, आप लोग कैसे देश में मेरी उम्र तक पहुंचना चाहते हैं, कैसे देश में कैसा देश आप अपने बच्चों के लिए छोड़ना चाहते हैं। क्या आप ऐसा देश चाहते हैं जहां मोहब्बत हो, बराबरी हो, सबके लिए इंसाफ हो, सब लोग सुरक्षित तौर पे अपना जीवन काट सकें। मैं तय कर सकता हूं कि मैं किस तरह के आपकी इबादत करना चाहता हूं या नहीं करना चाहता हूं। मैं भगवान को मानता हूं या अल्लाह को मानता हूं या किसी को नहीं मानता, ये मैं तय कर सकता हूं और मैं आज़ाद हूं इस फैसले का। मैं तय कर सकता हूं कि मैं कपड़े क्या पहनूं, मैं खाना कैसा खाऊं, मैं दोस्ती किससे करूं, मैं प्यार किससे करूं। ये मुझे तय करने की आज़ादी होगी। जहां प्यार होगा, जहां अपने तरीके से जिंदगी जीने का हर एक को हक होगा। कोई ये नहीं कहेगा कि आपको ये खाना है, ये पहनना है, इस तरह की इबादत करनी है, ये किताब पढ़ना है, इससे आप दोस्ती कर सकते हैं, इससे आप नहीं कर सकते हैं, ये कोई नहीं कहेगा। तो या तो आप ऐसा देश बनाने में और में अपनी ज़िंदगी लगाएंगे, या एक दूसरे किस्म का देश भी, और हम उस दूसरे किस्म के देश की ओर बहुत जल्दी हम चलते जा रहे हैं, जहाँ गैर बराबरी होगी। ये देश एक धर्म के लोगों का देश होगा, एक किस्म की जाति के लोगों का देश होगा और बाकियों का नहीं होगा। जहाँ डर होगा, असमानता होगी, आपने रिप्रेशन की बात की, आज़ादी नहीं होगी। अपने तरीके से, अपने फैसले के हिसाब से ज़िंदगी जीने का हक नहीं होगा। हमें तय करना है आज, और सचमुच आज हमें तय करना है कि हम किस तरह का देश चाहते हैं। ये फैसला हमें करना है। जब हम आज़ादी की लड़ाई के बारे में सोचते हैं तो आज़ादी की लड़ाई अंग्रेज़ों के खिलाफ तो लड़ाई थी ही, संघर्ष था, लेकिन फ्रॉम द स्टार्ट आज़ादी की लड़ाई इस बात पर भी थी कि अंग्रेज़ों के जाने के बाद ये किस तरह का देश होगा, किसका होगा, किसका नहीं होगा और क्या शर्तें होंगी, जैसे मैंने कहा। और हम भारत के लोगों ने तय किया कि हम ऐसा देश बनाएंगे जहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आप इस भगवान को माने या उस अल्लाह को माने या किसी को ना माने। कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आपकी जाति क्या है, आपकी भाषा क्या है, आपका जेंडर क्या है, आप किस प्रांत में रहते हैं, आप अमीर हैं, गरीब हैं, आप हर तरह से बराबर के इंसान, बराबर के नागरिक, बराबर के हक इस देश पे रहेंगे। इस विचारधारा से हम जानते हैं कि सब लोग सहमत नहीं थे। हिंदू महासभा थी और आरएसएस अगले साल आरएसएस 100 साल पूरा करेगी और बहुत शिद्दत से इन 100 सालों में 99 ईयर्स में वो मेहनत करते रहे, क्योंकि वो इस विचार से सहमत नहीं थे। आरएसएस की विचारधारा को हम लोग ध्यान से देखें। इन द 1930s जब जर्मनी में नरसंहार चल रहा था यहूदियों के खिलाफ, उस वक्त आरएसएस के जो नेता हैं वो कहते थे कि हिटलर इज़ अ ग्रेट मॉडल, अ ग्रेट नेशनलिस्ट लीडर, एंड द वे द Jewish problem is being solved in Germany is an example for us in the way that we have to solve our Muslim problem.
तो विचारधारा की लड़ाई उस वक्त जो चल रही थी, आज आई थिंक इट हैज रीच्ड अ वेरी डिसाइसिव फेज। गांधी जी की हत्या हुई, द कंट्री वाज स्टन्ड एंड ऑल द वायलेंस केम टू एन एंड। संविधान लिखा गया और संविधान के लिखने में वी चोज द लीडरशिप ऑफ वन ऑफ द मोस्ट लर्नड men in the Constituent Assembly, but also somebody who had lived a life of discrimination. He understood what discrimination meant, what living with hate, with hate and injustice can mean. और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के नेतृत्व में हम भारत के लोगों ने अपने आप को एक संविधान दिया, कुछ वादे किए, और उन वादों से हम कितना दूर भटक गए हैं। पता नहीं, आप लोग नौजवान हैं, आपने एक अलग हिंदुस्तान देखी भी नहीं है। हम लोग जो ज़्यादा उम्र के हैं, we at least remember another India. We remember childhood, we remember becoming young in an India which was much more idealistic. although हम पार्टीशन के फैमिली थे, मुझे याद नहीं है मेरे बचपन में किसी वक्त में भी अपने घर में, अपने स्कूल्स में, सिनेमा में, दोस्तों के बीच में जहाँ नफ़रत की बात होती थी, जहाँ मुसलमानों के बारे में जिस तरह की बात इतनी आम हो रही है। I don't recall any of that in my childhood. I recall मतलब बहुत कुछ परफेक्ट नहीं था, लेकिन हमारे सपने साफ थे, हमारी उम्मीदें साफ थी, हमारी कल्पना, हमारे फॉर आवर फ्यूचर दैट वाज क्लियर। जहाँ पे वंस अगेन कि हम ऐसा देश बनाएंगे जहाँ बराबरी होगी। I recall sometimes a poem which all of us, I'm sure, are familiar with, by a national poet. But when I listen to the words today, I just think he was talking about the country he wanted us to become, where the mind is without fear, जहाँ मन में कोई डर नहीं, खौफ नहीं, where the head is held high, यहाँ हम सर ऊंचा रख के चल सकते हैं, where knowledge is free, जहाँ knowledge क्या, what would knowledge be, where knowledge is free, जहाँ एक तरह से जहाँ मन, विचार आजाद हो, where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls, जहाँ दुनिया छोटे छोटे टुकड़ों में बट नहीं गया है। आप दुनिया तो दो जेएनयू को देखिए, अपने यूनिवर्सिटी को देखिए। Is the mind without fear? Is the head held high? Is knowledge free? Is the world even of your university not broken up into fragments by narrow domestic walls? Please understand. आप मेरी गुजारिश है कि आप समझें कि हम किस मोड़ पे पहुंच गए हैं, और वो मोड़ कितना दूर है उन वादों से जो हम भारत के लोगों ने संविधान लिखते हुए अपने आप से किया था। एंड इट इज अ मैटर ऑफ चॉइस।
If you are conscious that is where we want to go, by all means, fight for it. But if that is not where you want to go, please understand. आपने कई चीज़ों के बारे में बहुत खूबसूरती से जो पृष्ठभूमि दी आज की बातचीत की, आपने कहा था एक सवाल आपने एक फ्रेज आपने इस्तेमाल किया था जो हम कम इस्तेमाल करते हैं, एंड दैट इज़ द रेडिकलाइजेशन ऑफ इंडियाज़ majority community, and it requires some courage to articulate that as a problem. हम बदल रहे हैं, हम जो majority community के लोग हैं, आपके घरों में शायद आपके माँ बाप, आपके भाई बहन, आपके दोस्त, आपके शिक्षक, आपके सोशल मीडिया फ्रेंड्स, क्या हो रहा है हमें कि हम नफ़रत को अपना रहे हैं, हमारे दिलों में, दिल की गहराइयों तक ऐसा नफ़रत पहुंच गया है which is completely irrational. When you really think about, say, love jihad, now that's an extraordinary idea. The idea कि खूबसूरत मुसलमान लड़कों को तैयार किया जा रहा है, ट्रेन किया जा रहा है कि वे हिंदू औरतें जिनके दिमाग में एक्चुअली कुछ भी नहीं है, उनको वो आकर्षित करेंगे ताकि उनके शरीरों का इस्तेमाल करते हुए वह मुस्लिम बच्चों को पैदा करेंगे. Now this is a strange hate myth that has been created. But now we have chief ministers talking about it. You have police officers talking about it. It has become as though it is part of a routine everyday exercise. And when you actually ask them कि आप please instance बताइए, there is नहीं, बस ये आम हो रहा है. Now we are accepting hate myths as part of, when it's become so routine as part of our everyday life. छोटी चीज़ें होती हैं, बड़ी चीज़ें होती हैं. कुछ महीने पहले एक रेलवे सिपाही ट्रेन के अंदर घुसे. उन्हें पहले अपने सुपीरियर ऑफिसर को गोली मार दिया और फिर इत्मीनान से डब्बे से डब्बे में जाके ऐसे 3 आदमियों को ढूंढा जो दिखने में मुसलमान थे और उनका उन्होंने कत्ल किया. और फिर किसी के वीडियो कैमरा में अपना चेहरा दिखाते हुए उन्होंने कहा कि मैं ये योगी और मोदी और योगी के लिए कर रहा हूँ. उस घटना के अगले दिन सुबह जब ये वीडियो वायरल हुआ, मेरे ऑफिस में आप लोगों की उम्र की ही एक नौजवान मुस्लिम महिला मेरे ऑफिस के कमरे में अंदर आई और फूट के रोने लगी. मैंने कहा क्या हुआ, बिठाया उनको. उन्होंने कहा कि जब से ये हुआ है मैं कुछ सोच नहीं सकती हूँ, मैं इतनी बेचैन हो गई हूँ. मैंने पूछा क्यों, तो उन्होंने कहा एक ही विचार मेरे दिल में, मन में मतलब को छोड़ता नहीं है. वो विचार क्या है कि वो 3 आदमी मेरे पिता हो सकते थे, मेरे भाई हो सकते थे. हम करें क्या, हम जाएं कहाँ, क्या करें जिससे हम अपने आप को सुरक्षित महसूस करें. जब वो बात कर रही थी तो मुझे लगा इस देश में 200 मिलियन Muslims. So maybe at least in 1 million homes across the country यही बातचीत चल रही होगी. तो मैंने एक लेख लिखा
the speech that Prime Minister Modi did not make. तो वो स्पीच था कि जब ये हुआ मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ, और उससे भी ज़्यादा इस बात पर दुख हुए कि इन्होंने ये हत्या, जिन्होंने की ये हत्या, उन्होंने मेरे नाम पे उस हत्या को की. And I want to assure all my Muslim brothers and sisters in this great country that you belong equally to this country. This country belongs equally to you. This was the speech that Mr. Modi did not make. मैंने कुछ जल्दी से कुछ रिसर्च किया, पाया कि इवन डोनाल्ड ट्रंप जब जॉर्ज फ्लॉयड को मारा गया था, इवन ही मेड a speech saying it was horrible, unacceptable. Macron जब फ्रांस में a teenage Muslim boy was killed by the police, उन्होंने भी बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दिया. हम ऐसे दौर पे से गुजर रहे हैं जहाँ हमारे नेता को ज़रूरत भी नहीं समझती लगता कि उन्हें ऐसा कुछ भी बोले. उस खामोशी का जवाब हमें देना होगा अगर if we care, if it matters to us. Please understand that what is happening to India's Muslims is an attack on India's Muslims, but it is more than that. It is by the attack on India's Muslims, it is an attack on the foundational idea of this country itself. मतलब जिस तरह का देश हमने बनाने का फैसला किया था, उसके at the center of that, with the background of partition, with the background of 1 million people killing each other, with the background of the creation of Pakistan, the central idea of this country was that everybody of every religion, including Muslims, would be equal citizens in every way. By the undeclared war that the state is today waging on India's Muslim citizens, it is a war on the foundational idea of this country itself. It is a war on the constitution of this country. अभी जो चुनाव 2024 में कुछ महीनों में होने वाला है, it is without doubt the most important election that free India has seen. It is as though we are actually electing for the first time our constituent assembly. For the second time. Because चुनाव अगर राइट विंग पार्टीज जीत लें तो ये संविधान नहीं, और हम और आप अगर उस फैसले में शामिल हैं तो हम और आप तय कर रहे हैं कि जिस देश को बनाने का, मोहब्बत के, बराबरी का, इंसाफ का, द 4 words जस्टिस, इंसाफ, जो संविधान में है, जस्टिस, इंसाफ, लिबर्टी, आज़ादी, इक्वालिटी, बराबरी, फ्रेटर्निटी, बंधुता, और इवन मोर सिंपली मोहब्बत, ऐसा देश क्या कायम रहेगी? हम कभी इसको बना नहीं पाए, लेकिन कम से कम मकसद हमारा the objective, the dream, the resolve would be to build this country. You and I have to decide, and not sometime in the future. We are deciding today. There was a speech that I gave at Jamia to several thousand students at the start of the CA protests, which government, the Delhi police maintains was a hate speech. I just want to repeat a few lines from that and I will end. What I said in that speech was that
हमें आज जो लड़ाई चल रही है वो इसके बारे में है कि हम कैसा देश अपने बच्चों के लिए छोड़ना चाहते हैं। इसका फैसला कहाँ होगा? इसका फैसला संसद में तो नहीं होगा, क्योंकि संसद लगभग ना के बराबर रहा है और जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं ऑपोजिशन के, उनमें वो नैतिक साहस नहीं दिखती कि वो इसके लिए लड़ें। इसका फैसला जुडिशरी नहीं करेगा, क्योंकि हम जुडिशरी को देख रहे हैं कि दे हैव नॉट बीन कंसिस्टेंट इन द डिफेंस ऑफ द राइट्स ऑफ constitutional propriety in multiple ways and the rights of minorities in particular. इसका फैसला फिर कहाँ होगा? इसका फैसला कौन करेगा? हम भारत के लोग करेंगे। और कहाँ करेंगे? सड़कों पे, विद नॉन वायलेंस, विद आवर बैटल्स। बट एक चौथी जगह है जहाँ इसका फैसला सबसे ज़्यादा होगा, और वो कहाँ है? वो हमारे दिलों में है, मेरे दिल में, आपके दिल में। क्या आप अपने दिलों में नफरत को घर करने की जो पूरी कोशिश मुहिम आज के हमारे जो राजनीतिक लीडर्स हैं, हमारी सोशल मीडिया है, हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया है, क्या वो कामयाब होंगे कि हमारे दिलों में नफरत भरें? क्या हम उस नफरत के खिलाफ लड़ेंगे और अपने दिलों में मोहब्बत ही भरने का हमारा संकल्प मजबूत करेंगे? So most of all, it will not be decided in Parliament, it will not be decided in the courts, it will be decided by we the people of India fighting with non-violence, but with resolve and with unity on the streets. But most of all, it will be decided in your hearts and minds. And it is for you and I to resolve. There is not a tomorrow to postpone this decision, which is why even if there are 10 of you, 20 of you, I'm happy to be here among you to appeal, to make a choice. I believe I want a country which is kind, which is equal, and which is just. What kind of country do you want? That is the choice that you have to make. Zindabad.